सुर्खियों में। नमस्कार श्रोताओं, प्रदेश की सुर्खियों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कटियार। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम उन विषयों को शामिल करते हैं जो सुर्खियों में रहते हैं। इस बार की चर्चा का विषय है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक पहल है जिसका मकसद देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। ये योजना 16 जनवरी 2016 को शुरू हुई थी और हाल ही में भारत सरकार की इस योजना ने अपने 9 वर्ष पूरे किए हैं। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में उद्यमिता को बढ़ावा देकर नए विचारों के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना है, ताकि इसके चलते लाभान्वित होकर नए उद्यमी देश में रोजगार सृजन के माध्यम से आर्थिक विकास में अपनी सहभागिता दर्ज कराएं। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग DPIIT ने देश भर में करीब 1,59,797 संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी है। 2016 में स्टार्टअप इंडिया पहल के शुभारंभ के बाद से 2024 तक के प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक DPIIT के मान्यता प्राप्त स्टार्टअप ने 30 जून 2024 तक 15,53,000 से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 2024 तक के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 1500 से अधिक स्टार्टअप्स स्थापित किए गए हैं, जिनकी हर प्रकार की सहायता के लिए 20 के करीब इंक्यूबेटर्स स्थापित किए गए हैं। इन स्टार्टअप्स में महिलाओं की सहभागिता भी बढ़ रही है और इनके माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार मिला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि करीब 67,499 DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला निदेशक भी है। स्टार्टअप इंडिया के 9 सफल वर्षों के सफर पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भोपाल परिसर के निदेशक डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, स्टार्टअप इंडिया की अगर बात करें तो ये जो स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट है, ये वास्तविकता में क्या है और इस प्रोजेक्ट की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या रही हैं और ये किस प्रकार से भारतीय उद्यमिता को बदल रहा है? स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट भारत में बिजनेस करने वाले लोगों के लिए, नए लोगों को आगे करने का एक प्रयास है जो 16 जनवरी 2016 से प्रारंभ हुआ था। अगर इसके हम ऐतिहासिक कारणों में जाना चाहते हैं तो भारत में व्यवसाय एक उद्योग के रूप में रोजगार का सबसे सफल माध्यम रहा है और इसका एक मैं बहुत ऐतिहासिक उदाहरण देना चाहूँगा कि 17वीं शताब्दी में 1700 में भारत का जो व्यापार था वो पूरी दुनिया में 27% था। ये लगभग अंग्रेजों के आने के आसपास का काल था और जब अंग्रेज भारत छोड़े उस समय भारत का जो हिस्सेदारी दुनिया में 2% रह गया था। अब आप इसको देखिए कि क्या कारण रहे कि 300 सालों में भारत जो बिजनेसमैन के रूप में आज इसकी छवि थी वो 27% से गिर करके 2% आ गई। उसमें बहुत सारे कारण थे और अगर हम उन कारणों पे जाना चाहते हैं तो मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मैंने अपने व्यक्तिगत अध्ययन किए हैं, बिजनेस में सरकारी तंत्र का अनावश्यक रूप से दखलंदाजी ने व्यापार को प्रभावित किया और जब स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई 2016 में तो यह एक सरकारी सिस्टम को सरलीकरण की दिशा में काम था और उसको बहुत अच्छे से भारत सरकार ने इसको किया। और उपलब्धियों की अगर बात कही जाए तो आज देखिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इस समय भारत में 1,59,157 स्टार्टअप आज 15 जनवरी 2025 के आंकड़ों के आधार पर स्टार्टअप का पंजीकरण हो चुका है और भारत दुनिया में तीसरे नंबर पे आ चुका है जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में, जिसमें पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे पे चीन है और तीसरे पे भारत है। 117 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप आज भारत में हैं। यूनिकॉर्न को जैसे अगर हमें समझना होगा तो कोई भी कंपनी जिसका टर्नओवर एक साल में 1 बिलियन मतलब 7,500 करोड़ रुपए होता है और जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होती है, ऐसी कंपनियों को यूनिकॉर्न कंपनी का नाम
एक अमेरिकन कैपिटलिस्ट थे एलियन ली ने उसको परिभाषित किया था। तो आज पूरी दुनिया में भारत तीसरे नंबर पे है, जिसमें 117 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हमारे देश में आ गए हैं। तो अब आप इस आंकड़ों से समझ सकते हैं कि यह प्रोजेक्ट किस तरह से भारतीय उद्यमिता इकोसिस्टम को बदल रहा है। निश्चित रूप से सर, आंकड़े अपने आप ही इस प्रोजेक्ट की सफलता को बयां करते हैं। स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं की भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी अपने मन की बात कार्यक्रम में स्टार्टअप, आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं की उपयोगिता के बारे में चर्चा कर चुके हैं। साथियों, किसी भी देश का विकास उसके युवाओं के श्रम, सामर्थ्य और नेतृत्व से होता है। भारत ने 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया। हमें इस संकल्प पर भरोसा, इस लक्ष्य की प्राप्ति का विश्वास है। वो इसलिए क्योंकि भारत में हर नीति, हर निर्णय के केंद्र में भारत का प्रतिभाशाली युवा है। पिछले एक दशक की पॉलिसीज को देखिए, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ऐसी हर योजना युवाओं को केंद्र में रखकर बनाई गई और इसका सबसे ज्यादा लाभ भारत के युवाओं को हुआ। आज भारत का युवा नए आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वो हर सेक्टर में अपना परचम लहरा रहा है। आज हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। आज जब एक युवा अपना स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है तो उसे एक पूरा इकोसिस्टम अपने साथ सहयोग के लिए मिलता है। आज जब कोई युवा स्पोर्ट्स में कैरियर बनाने का प्लान करता है तो उसे ये विश्वास होता है कि वो असफल नहीं होगा। आज स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग से लेकर टूर्नामेंट तक हर कदम पर युवाओं के लिए आधुनिक व्यवस्थाएं बन रही हैं। आज कितने ही सेक्टर्स में हम कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। आज भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। आज रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर ऑर्गेनिक फार्मिंग तक, स्पेस सेक्टर से लेकर डिफेंस सेक्टर तक, टूरिज्म से लेकर वेलनेस तक, हर सेक्टर में अब देश नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए अवसरों का निर्माण हो रहा है। स्टार्टअप्स के लिए सर, बहुत जो शुरुआती दौर की अगर बात की जाए तो जो कोई भी व्यक्ति अगर स्टार्टअप करना चाहता है तो सबसे बड़ी समस्या उसके सामने आती है फंड की। तो स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग और निवेश आकर्षित करने में सरकार किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, या ये प्रोजेक्ट कितना योगदान दे रहा है, इसके बारे में सर क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 9 वर्षों में जो नीतिगत जो सुधार हुए, उन सुधारों के आधार पर एक छोटा सा और डाटा मैं लेना चाहूँगा। 2016 से पहले भारत में सिर्फ 500 स्टार्टअप थे। आज हम लोग 1,60,000 के आसपास तक पहुँच गए। इसमें जो आपका फंडिंग की जहाँ तक बात है, इसके लिए पूरे देश में करीब करीब भारत सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का एक फंड एलोकेट किया। उन फंडों को, उस फंड को अलग अलग माध्यमों से सरकार देने का प्रयास करती है और इसका जो माध्यम होता है वो इंक्यूबेशन सेंटर होता है। इंक्यूबेशन सेंटर एक ऐसा संस्थान है जहां पर स्टार्टअप को सभी प्रकार की सुविधाएं और सहयोग प्रदान किया जाता है। इंक्यूबेशन सेंटर में स्टार्टअप के लिए टेक्निकल सपोर्ट, लीगल डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट, नेटवर्क, बिजनेस कनेक्शन, काम करने के लिए वर्किंग स्पेस और सबसे खास बात सीड फंडिंग यानी कि शुरुआत की पूंजी उपलब्ध कराते हैं। तो ये काम कैसे करता है? जैसे मान लीजिए किसी को कुछ बिजनेस करना है, उसको कुछ अपने पास आइडिया है, तो उस आइडिया को लेकर के एक इंक्यूबेशन सेंटर में जाता है और इंक्यूबेशन सेंटर उस व्यक्ति के आइडिया को गोद लेता है और अपने पैर पर उसको खड़ा कराता है। और ये इंक्यूबेशन सेंटर सरकारी और प्राइवेट दोनों हो सकते हैं। तो सरकार के अभी जो एक IIT मद्रास ने और IIT बेंगलोर ने एक सर्वे किया था और उन्होंने पाया कि इस समय पूरे देश में लगभग 1100 एक्टिव इंक्यूबेशन सेंटर हैं पूरे देश में। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं
तो 66 इंक्यूबेशन सेंटर हैं, और भोपाल की बात करते हैं तो 28 इंक्यूबेशन सेंटर हैं। इसमें जैसे कि जब नए जब आइडियाज़ आते हैं तो उसको एक हाईली इंटेलेक्चुअल लोग उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए एक अटल इंक्यूबेशन सेंटर एक स्कीम गवर्नमेंट ने शुरू की, जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं भारत के या रिसर्च के इंस्टीट्यूट हैं, जैसे IIT है, NITs है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें अटल इंक्यूबेशन सेंटर भारत सरकार ने बनाया और एक सेंटर को 10 करोड़ रुपए मैक्सिमम 5 साल के लिए दिया। और इस तरह से अटल इंक्यूबेशन सेंटर रफली 69 अटल इंक्यूबेशन सेंटर इस देश में चल रहे हैं। तो अगर आपके पास आइडिया है तो आपके पास पूरी व्यवस्था है, पूरी एक टीम है जो आपको सहयोग करके उसमें फिर फंड रेज का आप जो सरकार का सहयोग ले सकते हैं, स्टार्टअप कंपनियों का सहयोग ले सकते हैं, और अगर आपके आइडिया में दम है तो आप इन्वेस्टर्स भी खोजने का स्टार्टअप काम करते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि अगर व्यक्ति या कोई समूह, व्यक्तियों का समूह अगर ये स्टार्टअप इंडिया में भाग लेना चाहता है और उसके आइडिया में अगर एक बिजनेस का दम है तो उसके लिए फाइनेंस की कोई समस्या नहीं। हाल ही में स्टार्टअप इंडिया के 9 वर्ष होने के अवसर पर मनाए गए स्टार्टअप डे के मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप की उपयोगिता और इस प्रोजेक्ट की उपलब्धियों पर अपने विचार साझा किए। मैं कई बार देखता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा स्टार्टअप कोई नहीं हो। हर कैबिनेट मीटिंग में, हर एंगेजमेंट में कुछ ना कुछ इनोवेटिव नया आइडिया लेके सरकारी काम को कैसे बदलाव की तरफ लेके जाना, ये उनकी विशेषता रही। मैं भी एक बार युवा अवस्था में जब मैंने फैक्ट्री स्टार्ट की थी 40 साल पहले, मैं भी आया था अपने प्रोडक्ट्स को रजिस्टर करने, वॉचमैन के आगे नहीं जा पाया क्योंकि मुझे रास्ता तरीका तभी आता नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आते ही कहा, सरकार में 2014 में आते ही कहा, इस सब चीजों की क्या जरूरत है, पूरी दुनिया आगे चली, अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, क्यों नहीं सरकार का भी एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म होना है। और उसमें से उन्होंने कल्पना की गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, और आज एक तरफ जेम शुरू हुआ है जिसका मुझे लगता है पिछले साल 4 लाख करोड़ का टर्नओवर हुआ। 4 लाख करोड़ की सरकारी खरीद 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी इंक्लूडिंग आवर स्टार्टअप्स टू प्रोवाइड देयर ऑफरिंग्स ऑन जेम। सर, अक्सर ऐसा देखा जाता है और कहा जाता है कि जितने भी बड़े उद्योग होते हैं वो बड़े शहरों, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तरफ ही आकर्षित होते हैं। आपके दृष्टिकोण से ये जो स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट है छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में किस प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? देखिए, ये तो बात सही है कि जो बड़े शहर हैं वहाँ पर बिजनेस ज़्यादा होता है, लेकिन स्टार्टअप इंडिया वाले ने इस प्रोजेक्ट ने इसको पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है। स्टार्टअप इंडिया ने छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में 45% से अधिक स्टार्टअप में योगदान दिया है। तो आप सोचिए, लगभग आधा स्टार्टअप कंपनियां छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में गई हैं। और उसके पीछे जो एक बहुत बड़ी अच्छी गवर्नमेंट की स्कीम थी, जो 2016 से 1 साल पहले एस्पायर स्कीम शुरू हुई थी, ए स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इस स्कीम के तहत कृषि और ग्रामीण उद्यम को बढ़ावा देना और मुद्रा योजना के छोटे व्यवसायों के लिए ऋण प्रदान करना, इसके कारण से ये छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में काफी आकर्षित किया है। इसलिए स्टार्टअप प्रोजेक्ट को अगर टियर 2 शहरों में देखा जाए तो उसमें ज्यादा उसकी सफलता मिली है। स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग में सरकार की नीतियों ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सर? अब देखिए, सरकार की नीतियों में जैसे कि हमने पहले ही कहा कि बिजनेस करते समय जो सरकार के जो बहुत एक जो लाल फीताशाही थी उससे व्यवसायी डरते थे। और इसमें इस स्टार्टअप में कुछ 4 पॉइंट्स ऐसे थे जिसमें काफी लोगों को सकारात्मक होने का मौका दिया। जिसमें पहला था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब अगर आपको बिजनेस करना है तो इसके बिना अगर आप स्टार्टअप इस प्रोजेक्ट के अलावा जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंटेशन करना होता था। इसमें क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट लगाए उसको आप सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं, और 3 साल तक कोई भी डॉक्यूमेंट की चेकिंग नहीं होगी इसकी। तो 3 साल तक का आपका जो भी डॉक्यूमेंट है आप सेल्फ वेरीफाइड लगाएंगे, कोई उसका ऑडिट नहीं होगा। दूसरे नंबर पे जो नीतिगत जो था कि 3 साल तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, फंडिंग सपोर्ट आपको 10,000 करोड़ तक मिलना है, और सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज बनी। जैसे कई बार क्या होता है कि अगर आपको मान लीजिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बिजनेस करना है तो उसकी आवश्यकताएं कुछ अलग हैं, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग में जाना है तो उसकी आवश्यकताएं अलग हैं। तो पहले क्या होता था कि एक ही तरह का रूल सबके ऊपर अप्लाई करने के कारण उसमें परेशानियां होती थी।
तो ये 4 नीतियों ने इसको बहुत एक माइलस्टोन जिसको बोल सकते हैं कहा जा सकता है। और अब तक आज का जो आंकड़ा है सिडफी के फंड ऑफ फंड्स के तहत इस स्टार्टअप में रफली 47,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो चुका है और 2021-22 में ये लगभग $42 बिलियन का वेंचर कैपिटल निवेश हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें निवेश को आकर्षित करने में सरकार की नीतियों ने कितना बड़ा योगदान दिया है। काफी कुछ जो है फंडिंग के हिसाब से आंकड़े बताते हैं कि काफी सफल रहा है। देश के उच्च शिक्षा संस्थानों की अगर बात करें तो रोजगार और स्वरोजगार परक शिक्षा देने की बात हमारी नई शिक्षा नीति में कही गई है। इस संदर्भ में स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट में देश और प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों की क्या भूमिका है सर? देखिए, उच्च शिक्षा संस्थानों में जो पहले तो नई शिक्षा नीति की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें जो है काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिली है विद्यार्थियों को और जो भी कई विषयों के साथ आप पढ़ सकते हैं, तो उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन जितने भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र हैं उसमें हर जगह सरकार ने सबको आकर्षित किया है कि आप स्टार्टअप खोलिए। और स्टार्टअप खोलने का ये जो फार्मूला है ये काफ़ी जापान में बहुत प्रचलित हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। मतलब है कि इंडस्ट्री है, आप पढ़ने के बाद जो भी आपका समय मिलता है, अगर आपको कुछ मन में आइडिया आता है तो आप वहाँ पे एक स्पेस है अपना जाइए, कुछ अपना काम करिए, कुछ अपने आइडियाज़ को डेवलप करिए। और यूनिवर्सिटीज़ को इंडिविजुअल 10-10 करोड़ के फंड मिले हैं कि अगर किसी विद्यार्थी का आइडिया बहुत अच्छा है तो उसको आप स्टार्टअप की तरफ, बिजनेस की तरफ खींचने का प्रयास करिए। अब जो है उच्च संस्थानों को सिर्फ ये नहीं करना है कि आप ग्रेजुएट्स तैयार करिए और वो ग्रेजुएट जा करके नौकरी की लाइन में लग जाएं। ये ना करके हर इंस्टीट्यूट को में एक इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना हो जहां पर विद्यार्थी स्वरोजगार के माध्यम से दूसरे को रोजगार दे सके। इस तरह का जो कौशल विकसित करे, इसके माध्यम से ये इंक्यूबेशन सेंटर उसमें बहुत बड़ा काम कर रहा है। सर, जो भी अभी तक के आंकड़े हमारे पास स्टार्टअप्स के हैं उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या जो बढ़ी है भारत में पिछले 10 साल में, तो उसका श्रेय स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट को दिया जा सकता है। देखिए, ये बात सही है कि भारत में जो यूनिकॉर्न्स बढ़े हैं उसमें स्टार्टअप्स का बहुत बड़ा हाथ है। और अभी जैसे कि मैं पिछले हफ्ते का एक डेटा देता हूँ आपको, भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में फंडिंग सीजन कुल मिला के 24 डील्स हुई और उसमें $308 मिलियन, मतलब रफली अराउंड $30 करोड़ के आसपास राशि जुटाई गई है। और स्टार्टअप इंडिया के 9 साल पूरे होने के बाद इसमें स्टिल अभी फंडिंग में तेजी बनी हुई है। तो मुझे जहां तक लगता है कि वो दिन दूर नहीं, जो अभी भारत जो बहुत तेजी से विश्व में जो इकोनॉमिक सेक्टर में आगे आ रहा है, उसमें स्टार्टअप का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और युवाओं के लिए अभी ये जो आप 9 सालों में जो इतना बढ़ोतरी देख रहे हैं, मेरा अनुमान है कि अगले 1 दशक में इसमें हम कम से कम 4 गुना वृद्धि देखेंगे। सर, स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट रोजगार के क्षेत्र में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है, महिला उद्यमियों और सामाजिक उद्यमों को प्रोत्साहन दे रहा है। स्टार्टअप इंडिया जो प्रोजेक्ट है उसमें महिलाओं के लिए क्या क्या संभावनाएं अभी तक आई हैं, उसके बारे में सर कुछ बताएंगे? देखिए, महिलाओं से संबंधित जो तरह तरह के रोजगार थे, जो अपने देश में लगभग बहुत काल पहले जो कुटीर उद्योग चले थे और उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा उसमें रोल था। अभी स्टार्टअप में जहाँ तक हम बात करते हैं तो इसमें फंडिंग के लिए महिलाओं को 20% आरक्षण देना सुनिश्चित किया गया है। और जैसे सामाजिक उद्यमों को जलवायु परिवर्तन, स्वच्छता और शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यह परियोजना महिला सशक्तिकरण को स्वरोजगार और आर्थिक स्वतंत्रता के माध्यम से बढ़ावा दे रही है। और उसके बाद अगर ऊपर और हम जाके देखते हैं तो जब स्टार्टअप की जो संरचना है, जो इस प्रोजेक्ट की संरचना है, उसमें 20% के बाद जो फंडिंग का रिजर्वेशन है, उसके बाद भी महिलाओं को अपने क्षेत्र में काम करने के बहुत अवसर हैं और किसी भी क्षेत्र में वो जा करके अपने नवाचार का विकास करके और उसको स्टार्टअप के माध्यम से बाजार में अपना बिजनेस कर सकते हैं। निश्चित रूप से सर, स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट ने देश के औद्योगिक ढांचे में जो एक लंबे समय से बड़े घरानों का आधिपत्य बना हुआ था, उसको भी परिवर्तित करने में अपनी भूमिका निभाई है और कई सारे नए नए उद्यमी हमारे देश में पैदा हुए हैं, जिसकी गवाही स्टार्टअप इंडिया की सफलता के आंकड़े देते हैं। बेरोजगारी दूर करने और युवाओं को रोजगार खोजने से
रोजगार देने वाला बनाने में स्टार्टअप इंडिया की क्या भूमिका रही है, इस पर आपका अंतिम कमेंट चाहूँगा सर। देखिए, अभी जिस तरह से रोज़गार के, जैसे शुरुआत में आपने ही आंकड़े दिए कि कितने लोगों को स्टार्टअप के कारण रोज़गार मिला है, और आज भी मुझे लगता है कि अगर हमारा बिजनेस का जो माध्यम, जो स्टार्टअप के माध्यम से जो चल रहा है, अगर हम रितेश अग्रवाल का एग्जाम्पल देखते हैं जिसने ओयो होटल्स की चेन ऐसी खड़ी की और उन होटलों में कोई जाने को तैयार नहीं होता था, और वो आज 18-19 साल का बच्चा इस तरह का एक मार्केटिंग किया, लगभग सैकड़ों लोगों को जॉब दिया, और उसमें जाकर के उसने अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, पिछले आई थिंक 3-4 साल पहले की बात है, कि जाकर के उसने मंच साझा किया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उस बात को कहा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि भारत जैसे देश में बिजनेस का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और भारतीयों से तो अब कोई अछूता इसलिए भी नहीं रह सकता क्योंकि दुनिया में हर 6वां आदमी इस समय भारतीय है। तो अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं भारत में, तो ये भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में भी उसका इम्पैक्ट जाने वाला है, क्योंकि अगर हम विदेश में भी जाते हैं तो जनसंख्या के अनुसार से हर 6वें आदमी तो हम ही हैं। तो इसलिए हमारे बाजार को कहीं से भी कोई उसको दूर नहीं कर सकता, और इसको हम लोगों ने 200-250 साल पहले मुझे लगता है कि पूरी तरह से सिद्ध किया, जब 27% हमारा शेयर हुआ करता था। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो इस तरह के प्लानिंग में एक बार हमें उन आधारभूत चीज़ों का अध्ययन एक बार जरूर करना चाहिए। 200-300 साल पहले वो कौन से कारण थे, किस कारण से, कौन सी नीतियां थी जिससे हम बाजार पे पूरी हावी हो गए थे, उसको एक बार देखने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट उस दिशा में कुछ सरलीकरण है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स का न मांगना, 3 साल तक टैक्स न लेना, अपने आप वेरीफाई करना, कुछ ईज करना, इस तरह से हमें समर्थन, सपोर्ट देने की युवाओं को ज़रूरत है। और वैसे भी इसका टर्नओवर स्टार्टअप का 100 करोड़ रुपए से ऊपर जाने वाला नहीं है। तो इस माध्यम से मुझे लगता है कि एक व्यक्ति बिजनेस करे, इससे अच्छा है कि हर व्यक्ति बिजनेस करे, तो भारत आगे बढ़ सकता है। यही मेरा सुझाव रहेगा। ये बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि कहीं ना कहीं हम अगर अपने प्राचीन गौरव को देखते हैं, प्राचीन समय को देखते हैं, तो भारत पूरे दुनिया में उद्योग का एक बड़ा केंद्र था, और उसी के चलते कई सारे आक्रमणकारी और अंग्रेज हमारे देश में आकर्षित हुए और आए। तो स्टार्टअप इंडिया कहीं ना कहीं हमारे उसी गौरव को लौटाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, और आगे भी इसके कई सकारात्मक परिणाम हमको मिलेंगे। आज एक बहुत ही अच्छी चर्चा रही स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट की संभावनाओं के ऊपर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। आज की सुर्खियों में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार। सुर्खियों में